नमस्कार साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव। अब इस विषय को समझने के लिए हम कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब के क्रम में इसको समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेंडर क्या होता है और जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये दो शब्द हैं तो दोनों में अंतर होता होगा। प्रायः आपने सेक्स शब्द जो है वो अपने स्कूल कॉलेज के फॉर्म में देखा होगा, जब वो आपकी पहचान जानने के लिए कि आप मेल हैं या फीमेल, सेक्स का कॉलम देते हैं जहां आप भरते हैं अपनी पहचान। यानी कि सेक्स का मतलब हो गया जब भी कोई जीव जंतु या मनुष्य पैदा होगा तो उसको अपनी पहचान बतानी होगी, जो पहचान प्राकृतिक होगी और जन्म से होगी, जो मेल या फीमेल होगी। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर बेसिकली मनुष्यों द्वारा बनाई गई ऐसी पहचान है जो इस बात पर टिकी हुई है कि क्योंकि दो लोगों का सेक्स अलग होता है इसलिए दो लोगों के अंदर क्षमताएं भी अलग होंगी और दो लोगों के अंदर गुण भी अलग होंगे। तो जेंडर को यदि सरल समझना चाहें तो जेंडर बेसिकली एक पूर्व मान्यता पर खड़ी मनुष्य द्वारा बनाई हुई ऐसी सामाजिक पहचान है जो मेल और फीमेल के ऊपर अलग अलग पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बोल चाल और काम और अधिकार तय करते हैं। ऐसा प्रायः आप देखेंगे केवल मनुष्यों में होता है, यह जीव जंतुओं और जानवर में नहीं है। सरल समझना चाहते हैं तो जब मनुष्य में दो बच्चों का जन्म होगा तो जन्म के साथ उनका सेक्स तो डिफाइंड होगा, एक मेल होगा एक फीमेल, लेकिन दोनों बच्चे जब बड़े होंगे तो एक को मैन बनाया जाएगा और एक को वुमेन बनाया जाएगा। तो ये मैन और वुमेन बनाए जाने की जो प्रक्रिया है इसको जेंडर कहते हैं। इसका मतलब जब मेल बड़ा होगा तो उसके बाल छोटे होंगे, वो शर्ट पैंट पहनेगा, घर के बाहर जाकर कमा कर लाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, बंदूक चलाएगा, खुलकर हंसेगा, तेजी से बोलेगा, ये सब कुछ जेंडर तय करता है। और फीमेल के लिए जब उसको वुमन बनाना होता है तो उसको घर के काम सिखाए जाते हैं, उसको प्रायः घर के अंदर रखा जाता है, उसके पहनने ओढ़ने के लिए जो कपड़े तय किए जाते हैं वो पुरुष से बिल्कुल अलग होते हैं और साथ ही समाज, परिवार और बाकी संस्थाओं में उनके अधिकार पुरुषों की तुलना में कम होते हैं। ये व्यवस्था जो मेल और फीमेल को बड़ा करने के बाद मैन और वुमेन या बॉय और गर्ल में बदलती है, यही जेंडर कहलाती है। तो हमको ये समझना होगा कि जेंडर आखिर क्यों बनाया गया। क्या जेंडर बनाने का कोई फ़ायदा हुआ, कोई लाभ हुआ, या जेंडर के आधार पर ये जो व्यवस्था बनाई गई ये किसी गलत समझ पर बनी है। तो इसके लिए हम लोग अगला सवाल लेंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्यों बनाया गया होगा। बहुत लंबे समय तक मनुष्य को इस बात का भ्रम था या उसको ऐसा लगता था कि जैसे जन्म से सेक्स डिफाइंड होता है, यानी लिंग का पता चल जाता है कि ये बच्चा मेल है और ये फीमेल है, वैसे ही जन्म के साथ ही मेल और फीमेल में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनके आधार पर उनको लड़का या लड़की या आदमी या औरत बनाया जाता है। तो मनुष्य ये मानते रहे कि कुछ गुण महिला और पुरुष में जन्म से होते हैं, इसलिए उनको बचपन से वैसा ही बड़ा किया जाना चाहिए और जेंडर बना करके उनको वही चीज़ें सिखाई जाने लगी। मतलब इसका एक तर्क ये भी लोग देते हैं कि क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, अब बच्चों को जन्म देती हैं फिर उनको पालना पोसना होता है, तो बच्चों को जन्म देने पालने पोसने के दौरान भी उनके अंदर परवाह का गुण दिखता है, उनके अंदर केयर दिखता है, उनके अंदर कोमलता दिखती है। तो ये माना गया कि ये सब महिलाओं के अंदर जन्म से होता है। इससे हो ये गया कि मनुष्यों ने जन्म से महिलाओं को एक खास नियम और एक खास तरीके से बड़ा करना शुरू किया और पुरुषों को एक खास मानसिकता के साथ बड़ा करना शुरू किया। तो जब जेंडर में ये मान लिया गया कि ये क्वालिटीज़ जन्म से होती हैं तो हम देख लेते हैं वो क्वालिटीज़ मोटे तौर पे कौन कौन सी हैं। ये माना गया कि महिलाएं जो होती हैं वो कोमल होती हैं, महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, वो भावुक होती हैं, उनमें परवाह का गुण ज़्यादा होता है। और एक बात हमको और समझना है कि यदि हम ये मान रहे हैं कि किसी के अंदर भावुकता ज़्यादा होती है, इसका मतलब है उसकी बुद्धि या विवेकशीलता कम होगी, वह अपने अधिकांश निर्णय अपनी भावनाओं के तहत लेती होंगी। इसी के ठीक उल्टे पुरुषों के लिए ये माना गया कि पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं
और ये जो सेट मान लिया गया कि ऐसा जन्म से होता होगा, इसी आधार पे दोनों को बड़ा किया जाने लगा। अब क्योंकि आज जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, हम देख चुके हैं कि ये जो मान्यता थी ये गलत है। महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि जिन गुणों के आधार पे आप उनको बड़ा कर रहे थे वो महिलाओं का अनिवार्य गुण नहीं है। और साथ ही यह भी कि यदि आप मान रहे हैं कि पुरुष ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं, तो क्या दुनिया के सारे पुरुष ताकतवर और शक्तिशाली थे? ऐसा नहीं था। तो हम जान चुके हैं कि जेंडर इन जिस पूर्व धारणाओं पे खड़ा था वह अब आज महिलाओं ने तोड़ दिया है, वो दिखा दिया है कि ये पूर्व मान्यताएं गलत हैं। पर हमारा सवाल ये था कि जेंडर किन पूर्व मान्यताओं पर खड़ा है या क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये माना जाता था कि जैसे सेक्स जन्म से डिफाइंड होता है, वैसे ये क्वालिटीज़ भी मेल और फीमेल में जन्म से होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब अगले सवाल में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है या ये मान्यताएं क्यों गलत हैं, क्यों शरीर का जो तर्क दिया गया, भावुकता का जो तर्क दिया गया या बुद्धि का जो तर्क दिया गया वो क्यों गलत है। और ये भी देखेंगे कि उन तर्कों के देने से जो महिला और पुरुष नाम के दो अलग अलग समाज और संस्कृति बनाए गए, उसको बनाने से महिलाओं को और पुरुषों को क्या क्या नुकसान हुए। एक एक तर्क लेते हैं और देखेंगे कि ये कितना सही है। पहला उदाहरण लेते हैं शारीरिक मजबूती का। मान लेते हैं कि ये कहना कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुष से कमज़ोर होती हैं, ये सही है। लेकिन मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ इसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये तर्क हवा में खड़ा हुआ है। जैसे मेरा प्रशिक्षण आप लोगों से जेंडर पे बातचीत करने के लिए हुआ है, और उदाहरण के तौर पे मैरी कॉम को ले लेते हैं जिसका प्रशिक्षण बॉक्सिंग के लिए हुआ है। यदि उनकी और मेरी लड़ाई करवा दी जाए तो आप जानते हैं कि कौन जीतेगा। इसका मतलब है शरीर की मजबूती शरीर के प्रशिक्षण पर टिकी होती है, न कि जन्म से ये तय होता है कि कोई शरीर से कमज़ोर और कोई शरीर से मजबूत होगा। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई हरियाणा की लड़की है और कोई छत्तीसगढ़ का लड़का है, दोनों सामान्य तरीके से बड़े किए गए हैं। अगर हरियाणा की लड़की और छत्तीसगढ़ के लड़के को लड़ा दिया जाए बिना प्रशिक्षण के भी, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की लड़के से लड़ाई कर पाएगी? ठीक से लड़ाई कर पाएगी, और हो सकता है उस लड़के का टेम खराब हो जाए। मतलब ये है कि वो उसके बड़े होने में, उसके खान पान में और उसके भूगोल पे भी तय करता है कि शरीर कितना मजबूत होगा। लेकिन क्योंकि जेंडर में ये मान लिया गया कि शारीरिक रूप से महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे समाज और राजनीति और अलग क्षेत्र जहां महिलाएं जा सकती थीं वहां उनको जाने से रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर सेना और पुलिस में महिलाओं को लंबे समय तक जाने नहीं दिया गया, जबकि पुरुष के जाने के लिए यह शर्त रखी गई कि जो पुरुष इतना लंबा होगा, जिसकी कदकाठी इतनी होगी, जो इतना दौड़ सकता होगा, वो सेना और पुलिस में शामिल हो सकता है। तो भाई, जैसे पूरी दुनिया में पुरुष में भी शरीर में कमजोरी और उसके शरीर के विन्यास में अंतर था, उसके सेना और पुलिस में भर्ती के लिए आपने एक कैटेगरी बनाई। आपने ऐसा महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? आप महिलाओं के लिए भी एक ऐसी कैटेगरी बना सकते थे जहां आप लिखते कि जिस महिला का हाइट इतना होगा, जो इतना दौड़ पाएगी, जिसका सीना इतना होगा, जिसका वजन इतना होगा, हम उसको पुलिस और सेना में ले लेंगे। लेकिन जेंडर की इस पूर्व मान्यता के चलते, जो आज साबित हो चुका है कि सही तर्क पर खड़ी नहीं है, महिलाओं को बीते 1000 सालों से कई सारी व्यवस्थाओं में काम करने से रोका गया। शरीर की मजबूती का एक उदाहरण आप अपने समाज में अक्सर देखते होंगे कि जब गांव में पानी भर के लाने वाला काम हो, तो वो जो ताकतवर पुरुष है वो कंचा खेलता है या बैठकर ताश खेल रहा होता है, पर वो कमज़ोर महिलाएं 2-2, 5-5 किलोमीटर जाके पानी भर के लेकर के आती हैं। भाई, कमज़ोर महिलाओं से मेहनत वाला इतना काम कराने की क्या ज़रूरत थी? पर आपने ऐसा किया। तो जेंडर जिन आधारों पे खड़ा है, हमने उसका पहला आधार देखा कि शरीर का जो आधार था वो कैसे सही नहीं था। शरीर की मजबूती प्रशिक्षण पे, भूगोल पे, उसके खान पान पे तय होती है। यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो महिला और पुरुष का जो अंतर है वो बिल्कुल आसान तरीके से मिट
जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे, जिसका खामियाजा हुआ। एक दूसरा तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि महिलाएं भावुक होती हैं, उनमें भावुकता का गुण ज़्यादा होता है और भावुक महिलाओं से बुद्धि का कोई काम कराना या फैसले करने की किसी जगह पे उन महिलाओं को बैठाना बहुत गलत होगा, क्योंकि महिलाएं निर्णय नहीं कर सकती हैं। तो कहीं इस तर्क में ये बात भी तो छुपी है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया के जितने पुरुष होते हैं क्या वो सब बुद्धिमान होते हैं? क्या उन सबके पास सोचने समझने की शक्ति होती है? और यदि आप कहेंगे ऐसा नहीं है तो ऐसा तो महिलाओं के साथ भी होगा। फिर आपने उनको समाज में, राजनीति में, परिवार में, जीवन के कई क्षेत्रों में निर्णय लेने से क्यों रोका? अब आप कहेंगे ये बात आपकी सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा पालती हैं, क्योंकि वो बच्चों को बड़ा करती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ममत्व तो होता है और वो भावुक होती हैं। तो भाई, बच्चा पैदा करने की शक्ति प्रकृति ने महिलाओं को दी। ये कहाँ लिखा था कि बच्चे को पालने का ठेका भी महिलाओं का ही है? फीडिंग कराने यानी दूध पिलाने के अलावा बच्चों को पिता भी पाल सकते हैं। और आज ये बात आप अपने समाज में होते हुए देख भी रहे हैं। शहर में जितने पिता होते हैं जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा उनके अंदर भी पिपत्व की भावना होती है। इसका मतलब बच्चे को पालने के आधार पर महिलाओं को भावुक घोषित करा के उनसे हर जगह बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने के स्थान छीन लेना, ये बिल्कुल ही गलत और गैर वाजिब तर्क पर खड़ा है। तो ये कहना कि वो भावुक होती हैं इसलिए उनको सारे काम नहीं करने चाहिए, ये किसी ऐसे आधार पे नहीं टिका हुआ है जो आज बचाया जा सके। इसका मतलब ये है कि भावना और बुद्धि दोनों अलग अलग विन्यास की विषय होने के बावजूद यह तय नहीं करती हैं कि महिलाएं ही भावुक होती हैं, पुरुष के अंदर भावुकता नहीं होती, वो क्रूर होते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो इसका उदाहरण हम प्रकृति से ले लेते हैं। प्रकृति में भी जितनी फीमेल होती हैं, मादाएं होती हैं, वो बच्चों को पैदा करती हैं। शेरनी भी बच्चा पैदा करती है, नागिन भी बच्चा पैदा करती है, सब बच्चा पैदा करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि शेरनी भावुक हो? शेरनी जंगल में बैठ के रोती है और शेर दहाड़ता है, शेरनी को रोता देख के लोग जा करके उसको चुप करा के आते हैं। आपने देखा कभी ऐसा? अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो इसका मतलब है कि प्रकृति में जितनी फीमेल्स माएँ बनती हैं उनके साथ कहीं ऐसा नहीं होता। तो फिर मनुष्यों में ऐसा क्यों है? मनुष्यों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य ने जेंडर बनाया, यानी एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाई और महिलाओं की लगातार ऐसी ट्रेनिंग की। तो अभी तक हमने जेंडर के दो तर्कों को देखा, एक देखा शारीरिक मजबूती का और दूसरा देखा भावुकता का। एक तीसरा तर्क लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं पवित्र होती हैं और उनकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए उनको घर में रहने की ज़रूरत है, उनको बाहर नहीं आना जाना चाहिए। कई लोग एक अक्सर आपने व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा, एक आईफोन का एग्जाम्पल चलाते हैं कि जो आईफोन होता है वो कितना महंगा होता है, इसलिए उस पर कवर लगाने की ज़रूरत है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो ये तो बड़ा ही आज के समय बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है। इसका मतलब है सारे पुरुष अपवित्र पैदा होते हैं, सारे पुरुष कहीं से कीमती नहीं हैं, सारे पुरुष को हमेशा बाहर जाने और उनकी हत्या कर देने, उनके साथ कुछ भी करने की आप आज़ादी दे रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं क्या? अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हैं तो मोटे तौर पर जो सम्मान की बात है वो स्त्री पुरुष दोनों के साथ जुड़ी है, लेकिन शरीर में पवित्रता का जो नोशन स्त्रियों के साथ जोड़ा गया उसका नुकसान स्त्रियों को ये हुआ कि बचपन से स्कूल जाने से लेकर बाहर कॉलेज पढ़ने से लेकर विवाह के बाद किसी और जगह जाने तक हर जगह उनको इस पवित्रता के नाम पर रोका गया। जबकि होना ये चाहिए था कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक शरीर के प्रति संवेग के साथ बड़ा किया जाता, उनको समझाया जाता कि अपने शरीर की रक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री का शरीर पवित्र है और पुरुष का शरीर अपवित्र है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों का शरीर एक जैसा है। उसमें जो जन्म से या जो प्राकृतिक अंतर है वो सेक्स की वजह से है। जेंडर या संस्कृति जो आरोप कर रही है, पवित्रता का जो अंतर आरोप कर रही है, वो सही नहीं है। इसका एक नुकसान आपने अलग तरीके से भी देखा होगा कि क्योंकि स्त्रियों को आप पूरा जीवन उनके शरीर से और शरीर की पवित्रता से जोड़ा गया, इसलिए आप देखेंगे कि स्त्रियों के प्रति जितने भी आज क्राइम होते हैं या स्त्रियों के प्रति जब भी कोई बदला लिया जाता है तो हमेशा उनके शरीर पे या उस पवित्रता पर अटैक करके किया जाता है। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और लड़की यदि उससे मना कर देती है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी जीवन साथी नहीं हो सकती, तो उस लड़की के ऊपर लड़का तेजाब फेंक देता है या उस लड़की का बलात्कार होता है।
क्या करने की कोशिश है? उसकी पवित्रता को या उसके शरीर से जुड़ी वांछनीयता को खत्म करने की कोशिश है। स्त्रियों को शरीर से और शरीर की पवित्रता से जोड़ने का ये नुकसान आज हमको समाज में एसिड अटैक, बलात्कार, गैंग रेप जैसी कितनी घृणित अपराधों से दिखता है। अगर स्त्रियों के प्रति यह मानसिकता बचपन से समाज के हर वर्ग यानी पुरुष और स्त्री के अंदर ना होती तो आज हम इन अपराधों को इस तरीके से कभी ना देखते। अगर आपको लगता है कि यह बात सही नहीं है तो कभी सोच के देखिएगा, प्रेम में तो एक लड़की भी असफल होती है। क्या कभी आपने सुना कि किसी लड़की ने किसी लड़के के मुंह में जाकर के तेजाब फेंक दिया? अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ इस पे एक बार और चिंतन करने की ज़रूरत है कि जेंडर के आधार पर जो पूर्व मान्यताएं बनाई गई और जिस हिसाब से लड़के और लड़की को बड़ा किया जा रहा है उसमें कितने सारे दोष हैं और उसको क्यों ठीक करने की ज़रूरत है। चलिए एक और आधार देखते हैं जो धर्म का आधार है। प्रायः लोग कहते हैं कि आप जितनी भी बातें बता रहे हैं पर स्त्रियों के इन स्वभाव और इन गुणों की बात तो दुनिया के सारे धर्मों में लिखी है और दुनिया के सारे धर्म अलग अलग समय में बने हैं, अलग अलग देशों में बने हैं, फिर उनमें ये सारी बातें क्यों लिखी हुई हैं? इसको समझना बहुत ही आसान है। लंबे समय से दुनिया में पितृसत्तात्मक यानी पुरुषों का वर्चस्व रहा। दुनिया के सारे धर्म पुरुषों ने लिखे, किसी धर्म को किसी महिला ने लिखा नहीं है। इसलिए धर्मों में अलग अलग समय में लिखे जाने के बावजूद महिलाओं को कम अधिकार मिले हैं। इसको एक सामान्य तर्क से ऐसे भी समझा जा सकता है कि धर्मों में महिलाओं के कम अधिकार पूरी दुनिया में दिखते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जितने पुरुष हैं उनको महिलाओं के देखने का जो तरीका है यानी पुरुषों द्वारा महिलाओं को देखने का तरीका एक है और पूरी दुनिया के पुरुष महिलाओं को एक दृष्टि से देखते रहे, इसलिए आपको धर्मों में ये दिखता है। भावुकता वाला जो एक तर्क हमने लिया कि महिलाएं जो हैं वो भावुक होती हैं और भावुक होने के कारण हमने क्या किया, हमने ये माना कि जहाँ भी बुद्धि और विवेक के निर्णय का काम होगा वो उनसे छीन लिया जाए या जहाँ भी गैर भावुक यानी विवेकशीलता से काम करना है, जहाँ समझ की ज़रूरत है वहाँ से उनको रोक दिया जाए। आपको पता है इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ कि समाज में जो अधिकार महिलाओं को मिलने थे वो अधिकार उनसे छिन गए। जैसे उदाहरण के लिए यदि समाज में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद यदि किसी को जलाना हो या दफनाना हो तो वहाँ हम महिलाओं को जाने नहीं देते हैं, यानी अंतिम क्रिया या शमशान घाट भी आज तक हम समाज में महिलाओं को जाने नहीं देते हैं क्योंकि ये मानते हैं, ये पूर्व मान्यता है कि वो भावुक होती हैं। जबकि आज उन्होंने ये बात साबित कर दिया पढ़ लिख करके, समाज के, राजनीति के, नौकर तंत्र के हर जगह पे पहुंच करके कि वो सब कुछ कर सकती हैं। उनको पुराने स्टीरियोटाइप से देखना गलत है। तब भी इन मान्यताओं की वजह से आज इस जेंडर की वजह से उनके साथ एक लंबा भेदभाव चल रहा है। तो मोटे तौर पे हमने जो आधार देखे, शरीर का आधार देखा, हमने देखा भावुकता का आधार देखा, हमने बुद्धि का आधार देखा और मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि इन्हीं गुणों के आधार पर समाज में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया और समाज में सारे महत्वपूर्ण कार्य पुरुषों के हिस्से चले गए और सारे गैर महत्वपूर्ण कार्य या दोयम दर्जे के कार्य स्त्रियों के हिस्से चले गए। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं परिवार से, क्योंकि महिलाओं के लिए हमने मान रखा है कि उनके ये खास गुण होते हैं, पुरुष के ये खास गुण होते हैं। परिवारों में क्या किया गया? परिवारों में कहा गया भैया खाना बनाने का काम महिला का, घर में साफ सफाई काम महिला का, बच्चे पालने का काम महिला का। पुरुष का क्या काम दिया गया? पुरुष को काम दिया गया बाहर जाके पैसा कमाने का, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का। अच्छा, समाज में क्या हुआ? समाज में वंश बढ़ाने के अधिकार था वो किसको मिला? वो पुरुष को मिला। समाज में चिता को आग देने का जो अधिकार था वो किसको मिला? वो पुरुष को मिला। समाज के नीति और नियम बनाने का जो अधिकार था वो किसको मिला? पुरुष को मिला। महिला को क्या मिला? महिला को मिला कि समाज के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को आपको मानना है, सामाजिक नियमों के दायरे में रहना है, उनको यहाँ पे अधिकार नहीं मिले। आइए हम आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं। बताइए पिता की संपत्ति में अधिकार किसको मिला? पुरुष को मिला, क्योंकि संपत्ति को रखने के लिए जो ताकत और जो बुद्धि चाहिए वो किसके पास मान ली गई? पुरुष के पास मान ली गई।
तो संपत्ति का अधिकार पुरुष को मिला, और पैसा कमा के जमा करने का अधिकार पुरुष को मिला। महिला को क्या मिला? पैसा खर्च करने के लिए पुरुष पर निर्भर हुई। पिता की संपत्ति का अधिकार तक महिलाओं को नहीं मिल पाया। अभी हाल में 2005 में ये कानून बना कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हकीकत ये है कि महिलाओं के पास पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं पहुंच रहा। तो यदि आप देखेंगे कि जेंडर के बनने से क्या नुकसान हुआ, तो व्यापक तौर पर महिलाओं का परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक क्षेत्रों से उनको वो काम दिए गए जो सेकंड क्लास के काम थे, दोयम दर्जे के काम थे, और पुरुषों को सारे महत्वपूर्ण काम मिले। इससे क्या हुआ? इससे समाज में पुरुष महत्वपूर्ण हो गया, पुरुष इंपॉर्टेंट हो गया, और महिलाएं कैसी हो गई? महिला सेकंड क्लास में आ गई। इसका आप कहेंगे कि भाई ये तो आप अतिशयोक्ति में कह रहे हैं। अगर ये अतिशयोक्ति है तो जरा कल्पना करिए कि भ्रूण में केवल महिला बच्चों को ही क्यों मारा जाता है? ऐसा क्यों होता है कि पैदा होने के बाद जो बच्चियां होती हैं उनको मार दिया जाता है? क्योंकि समाज को पता है सारे अधिकार किसके पास हैं? पुरुष के पास है। वंश कौन बढ़ाएगा? पुरुष बढ़ाएगा। पिता की संपत्ति को कौन देखेगा? पुरुष देखेगा। पैसा कमा के कौन लाएगा? पुरुष लेके आएगा। तो आपने क्या किया? मनुष्य ने जेंडर बना करके एक वर्ग को महत्वपूर्ण बना दिया और दूसरे वर्ग को उससे कम महत्वपूर्ण बनाया, जिसकी वजह से आज ये सारी समस्याएं हम सबको देखने को मिल रही हैं। तो हमने ये देखा कि मनुष्य ने जो जेंडर बनाया जो प्राकृतिक नहीं है, उसका कितना दुष्परिणाम हुआ, जिसको हम आज भ्रूण हत्या, जिसको हम आज बच्चियों की हत्या, जिसको हम आज एसिड अटैक, जिसको हम आज घरेलू हिंसा, जिसको हम आज रेप, गैंग रेप और कई सारी समस्याओं के रूप में देख रहे हैं। यदि इस जेंडर को जो गलत पूर्व मान्यताओं पर खड़ा है, यदि उसको ख़त्म करके या उसकी पूर्व मान्यताओं को सही करके एक बराबरी का समाज बनाया जाए और स्त्री और पुरुष के बीच में जो जन्म से अधिकार और कामों का बंटवारा है उसको ठीक कर दिया जाए, तो आने वाले कुछ दशकों में हमारा समाज इन समस्याओं को ठीक से सॉल्व कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चे यानी लड़का और लड़की जो पैदा होते हैं, उन दोनों में जन्म से जो शारीरिक अंतर है उसके अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, उनके हंसने, उनके बोलने, उनके बाहर आने जाने, उनके शरीर को लेकर के जो अलग अलग समझ बनी है, उस समझ को ख़त्म कर दिया जाए और उनको बराबरी के साथ बड़ा किया जाए, और कई सारे अधिकार जो उनको परिवार, समाज, धर्म और राजनीति में नहीं मिले हैं, यदि उनको दे दिया जाए तो हमारा समाज एक बराबरी के समाज में बदलेगा, और जिन समस्याओं से आज हम सबको पीड़ा होती है वो समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पे घर में यदि किचन में लड़कियों को घर का काम ना सिखाया जाए, माएँ लड़कों को भी बचपन से किचन के अंदर ले जाएं, उनको भी किचन का काम सिखाएं, तो शादी के बाद जब लड़की किसी घर में जाती है और उसका पूरा जीवन खाना बनाने में ख़त्म हो जाता है, वहाँ वो और उसका पति मिलकर के घर चलाएंगे। लड़की बाहर का काम भी कर पाएगी, पैसे कमाने के लिए बाहर भी जा पाएगी, घर के काम में पुरुष उसका साथ दे पाएगा, और एक बैलेंस बनेगा। जब दोनों पैसा कमाएंगे, दोनों के पास अर्थ होगा, तो दोनों बराबरी का जीवन जिएंगे। ऐसे ही यदि समाज में वंश बढ़ाने का जो अधिकार है या समाज में चिता को आग देने का जो अधिकार है, जैसे जैसे इन अधिकारों को सही तरीके से फिर से इनका बंटवारा होगा कि परिवार में जो बड़ा है उसको चिता में आग लेने का अधिकार हो, वंश बढ़ाने के अधिकार पर फिर से पुनर्विचार हो, तो फिर ये समस्याएं सॉल्व होंगी। जब हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म में जो व्याख्याएं ऐसी हैं या धर्म में जो ऐसे प्रसंग हैं जो स्त्री को पुरुष से कमतर या नीचा बताते हैं, जब उनमें बदलाव होगा, उनकी व्याख्याओं में बदलाव होगा, तो वहाँ उनको बराबर स्थान मिलेगा। और राजनीति में जब वो निर्णय करने की जगहों में पहुँचेंगी, तब जाकर वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए फैसला कर पाएंगी। तो इससे व्यापक सुधार आएगा, और जेंडर के नाम पे जो भेदभाव आज महिला और पुरुष के साथ चल रहा है और जिसका बड़ा खामियाजा स्त्रियों को भुगतना पड़ता है, उसका समाधान हो सकेगा। इस पूरी बातचीत में इतने कम समय में जेंडर को सरल तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। इसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल होते हैं। जो आपके सवाल होंगे आप मुझ तक पहुंचाइएगा, हम उस पर और चर्चा करेंगे, उसके और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनमें सुधार होगा। पर हम सबको ये जानना है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव एक गलत व्यवस्था है। हमको एक बराबरी का समाज बनाने के लिए स्त्री और पुरुष के ऊपर जो अलग से आरोप, भेदभाव आरोप किए गए हैं, भेदभाव लगाए गए हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।